देखिए, एक जनरल ओवरव्यू मैं दे दे रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद आप लोग की जो बैकलॉग क्लासेस लगेंगी, जो भी क्लियर नहीं होगा। ठीक, ये आगे की सीट्स क्यों छोड़िए? आगे बैठने का मन नहीं करता? हवा नहीं आती? अच्छा, देखो क्या होता है, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। कितने लोगों को इसमें इनहेरिटेंस का मतलब पता है? इनहेरिटेंस, क्या नाम है तुम लोग का? हाँ, आयुषी, सौम्या, कृष्णकांत, पता है इनहेरिटेंस क्या होता है? नहीं पता? नाम? हाँ, अवनीश। देखो क्या होता है, इनहेरिटेंस मतलब जब हमारे पेरेंट्स से जो भी जेनेटिक मटेरियल हमें ट्रांसफर हो रहा है इंफॉर्मेशन के रूप में, उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, मॉलिकुलर बेसिस मतलब नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे मैक्रोमोलिक्यूल्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। मैक्रोमोलिक्यूल्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। ठीक है, अब इनहेरिटेंस जो होता है हमें, ये इतना तो आइडिया होगा तुम लोगों को ना, इतना तो आइडिया होगा कि हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। ठीक है, तो यहाँ पर हम डीएनए के बारे में स्टडी करेंगे, आरएनए के बारे में स्टडी करेंगे, रेप्लिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में स्टडी करेंगे, ट्रांसलेशन के बारे में स्टडी करेंगे, एंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए, एंड जीन एक्सप्रेशन के बारे में स्टडी करेंगे। What I have asked to you that what is central dogma of life? ठीक है, सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ, ये मैंने क्यों पूछा, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ, इसी के अंदर आपकी सारी की सारी प्रोसेस कवर हो जाती है। लाइक फर्स्ट, डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन। सौम्या, डीएनए टू आरएनए बनने को क्या कहते हैं? वेरी गुड, ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बनने को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। ठीक है, और डीएनए से डीएनए के बनने को हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। ठीक, ये सारी प्रोसेसेस हमारी कवर होती है सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ में। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? क्लियर है बेटा? ठीक, अच्छा एक और एडिशनल चीज होती है यहाँ पर कि अगर आरएनए से डीएनए बनता है वापस, कोई बता सकता है इसको क्या कहते हैं? तुम दोनों को छोड़ के, दोनों तो क्लास कर चुके हो। वेरी गुड, सब पढ़े हो। बायो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है तुमको, जल्दी ये कोई बता नहीं पाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तो ये जितनी भी चीजें हैं जो कि डीएनए से डीएनए के बनने को रेप्लिकेशन कह रहे हैं, डीएनए से आरएनए के बनने को हम ट्रांसक्रिप्शन कह रहे हैं, और आरएनए से प्रोटीन के बनने को हम क्या कह रहे हैं? ट्रांसलेशन। और अगर आरएनए से वापस डीएनए बन रहा है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसमें जो डीएनए बनता है वो कौन सा होता है? विकास पता है? इससे जो डीएनए बनेगा उसको कौन सा डीएनए कहते हैं, पता है? देखो, आरएनए से डीएनए तुमने बताया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं,
और तो ये जो डीएनए बनेगा आरएनए से डीएनए, क्योंकि ये रिवर्स है ना, तो इसको क्या कहेंगे पता है? देखो इसको कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या सी डीएनए। जब कहीं नहीं लिखा होगा तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा, ठीक है? आरएनए से सी डीएनए बनता है किस प्रोसेस में? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस। अब एक जनरल क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछूंगी, क्योंकि आप लोगों ने 9th से पढ़ा होगा कि डीएनए यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल है। अभी लिख लीजिए, नेक्स्ट पूछती हूँ। तुम लोग को तो पता होगा, तुम लोग को नहीं पता होगा तो बताएंगे तुम लोग को भी। क्लियर है बेटा? हाँ, तो मैं ये क्वेश्चन पूछ रही थी कि मेरे को बस इतना इस चीज का आंसर करो कि आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है? सबसे पहले आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल खोजा गया था, और डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल है। तो यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल डीएनए को ही क्यों कंसीडर किया गया? व्हाई? वैसे कि ये सही आंसर नहीं हुआ कि वो, एक आंसर ये हो सकता है, लेकिन उसका जो मेन है वो तुम लोग से पूछेंगे अभी। देखते हैं इन लोग में से किसी को पता है कि नहीं। पता है? नहीं पता है? वो तो हाँ ठीक है, डबल स्टैंड होता है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा ज्यादा स्टेबल होगा। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है तो उतना ज्यादा। देखो इसमें क्या होता है, आरएनए में 2' OH ग्रुप पाया जाता है, ठीक है? उसकी सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप पाया जाता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, आरएनए हाईली रिएक्टिव हो जाता है, ठीक है? और हाईली रिएक्टिव होगा तो उतनी ज्यादा रिएक्शन करेगा, कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। तो हमें एक ऐसे जेनेटिक मटेरियल की जरूरत थी जो कि बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो। तो डीएनए में 2' पर OH ग्रुप नहीं पाया जाता है और ये हाईली रिएक्टिव भी नहीं होता है, इसीलिए डीएनए को एज अ यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल एक्सेप्ट किया। इतना क्लियर है? नेक्स्ट। थोड़ा सा आप लोग को रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन का ओवरव्यू दे दूं कि डायरेक्ट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन समझ जाओगे? जैसा बताओ, थोड़ा तुम लोग बताओ, क्योंकि थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। ठीक है, ब्रीफिंग कर देती हूँ मैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से, रेप्लिकेशन होता क्या है मैंने बताया, डीएनए से डीएनए के बनने को रेप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है? While proposing the double helical structure for DNA, Watson and Crick had immediately proposed a scheme for replication of DNA. मतलब वॉटसन एंड क्रिक ने क्या किया था, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के मॉडल के बारे में बताया था। इन्होंने ये भी बताया था कि जो रेप्लिकेशन होता है दैट इज सेमी कंजर्वेटिव, मतलब सेमी कंजर्वेटिव फॉर्म में होता है ये। इसका मतलब समझते हो? और हम हिंदी थोड़ा पूछ रहे हैं, इसको डिफाइन कर सकते हो? वेरी गुड।
देखो जो हम लोग से पेरेंट्स से हम लोग को जो जीन्स मिलते हैं वो हाफ न्यूली होते हैं, सिंथेसाइज्ड होते हैं, और हाफ हमारे पेरेंट्स से सिमिलर होते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। सेमी मीन्स हाफ, कंजर्वेटिव मतलब तुमने सुना होगा कंजर्व सीक्वेंस, मतलब ये सीक्वेंसेस जैसे पहले की जनरेशन में थे वैसे ही सेम हमारी जनरेशन में। इतना क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर आप लोग ने डीएनए रेप्लिकेशन कभी पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, देखिए ये व्हाइट वाला जो दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है बता सकता है कोई? ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। डीएनए हमारा कैसा होता है? डबल हेलिकल होता है, ठीक है, डबल हेलिकल होता है, 5' टू 3', 3' टू 5', ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? डीएनए एंटी पैरेलल होता है, एंटी पैरेलल होता है, और जब इस डीएनए को हम ओपन करते हैं, ठीक है, ओपन करते हैं तो क्या होता है, ये देखिए इस तरीके से जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना। पहले तो मुझे बस इतना सा थोड़ा सा बेसिक बता दो, क्योंकि तभी तुम लोग को पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। तो मैं थोड़ा सा समझ लूँ कि तुम अगर आता होगा तो बता देना, नहीं आता होगा तो साफ साफ बता देना। डीएनए जो होता है किससे मिलकर बना होता है? अगर मैं डीएनए के बारे में पूछूं तो डीएनए होता क्या है, क्योंकि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन तो बहुत आगे की बात हो जाएगी। किसी को पता है जो डीएनए को डिफाइन कर सके? पता है तो बता दो, नहीं पता है तो बता दो। नहीं पता? ठीक है, और कुछ किससे मिलकर बना हुआ है? नहीं बेटा, किसने अमाइनो एसिड किसने बोला? अमाइनो एसिड से नहीं होता, देखो होता कुछ नहीं है। इस चीज को ही आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बेसिक है, ये पता होना जरूरी है, ठीक है। इन लोग नहीं नहीं, इन लोग को थोड़ा सा ब्रीफिंग दे रहे हैं क्योंकि आइडिया नहीं है ना थोड़ा सा, तो बता दे रही। तुम लोगों ने तो पढ़ा है तो बता दे रहे हो, उन लोग ने पढ़ा नहीं है ना। देखिए ब्रीफिंग भी नहीं, मैं इन्हें ब्रीफिंग दे दे रही हूँ थोड़ा थोड़ा, फिर उसके बाद वहां से कंटिन्यू कर दो, ठीक है। देखिए बस ये चीजें कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, और जिंदगी में फिर कभी भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत बेसिक है, और बायो में ये चैप्टर क्लियर होना मतलब समझ लो कि आधी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। और ये बेसिक है, ये जहाँ पे भी जाओगे डॉक्टर बनोगे बहुत काम आएगा, ठीक है। डीएनए होता क्या है? डबल स्टैंडर्ड है, ये हम सबको पता होता है, ठीक है। लेकिन कोई भी चीज है, ठीक है, जैसे तुम लोग हो, ठीक है, जैसे ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है, तो हम लोग की बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है, ठीक है। तो हम सेल से मिलकर बने हैं, वैसे ही डीएनए भी तो किसी चीज से मिलकर बना होगा ना। तो डीएनए किससे मिलकर बना होता है? डीएनए की बेसिक यूनिट होती है न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक। इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको गलत सही जो भी आए आप आंसर करिए, बिकॉज इंटरेक्शन बहुत जरूरी होता है, ताकि मुझे पता चले मुझे कहाँ से कितनी चीजें बतानी है, ठीक है। अभी तक कुछ नहीं आता था उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप रोज का रोज क्लास करिए, रोज का रोज रिवीजन करिए, ठीक। अच्छा, अब न्यूक्लियोटाइड्स किससे मिलकर बना होता है? तो ये सुगर, फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर बना होता है। नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर बना होता है, इतनी बात लिख लीजिए। और बेटा जो तुमने अमाइनो एसिड बताया था वो प्रोटीन की सबसे बेसिक यूनिट होती है, ठीक है। मतलब कि हमारी लिपिड की सबसे बेसिक यूनिट क्या होगी? फैटी एसिड्स होंगे, ठीक है। और डीएनए की सबसे बेसिक यूनिट क्या होगी? न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। और प्रोटीन की सबसे बेसिक यूनिट क्या होगी? एमाइनो
एसिड्स होंगे। इतना क्लियर? इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि फिर भूल जाएंगे। यहाँ पे नोट डाउन, फर्स्ट ये नोट डाउन कर लीजिएगा, डीएनए हो गया। सेकेंड, प्रोटीन की बेसिक यूनिट क्या है, क्योंकि ये सब पता होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट एमाइनो एसिड्स। ठीक है, मैं आप लोग को जल्दी जल्दी ब्रीफिंग कर दूंगी, फिर आगे की क्लास में होंगे। ठीक है, एमाइनो एसिड्स हो गया, सेकेंड हो गया। थर्ड है हमारा जो बेसिक होता है, लिपिड्स। लिपिड्स का वैसे यहाँ पे कोई काम नहीं है, लेकिन बता दे रही हूँ कि इसकी बेसिक यूनिट होती है फैटी एसिड। क्लियर है इतना? कि जैसे हमारी बेसिक यूनिट क्या होती है, विकास, सेल, वैसे ही डीएनए की बेसिक यूनिट क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड्स। और लिपिड, लिपिड की क्या है, फैटी एसिड। और प्रोटीन की एमाइनो एसिड। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा पीछे और ले जाऊंगी क्योंकि तुम लोग को थोड़ा सा डीएनए बताना पड़ेगा। Just a minute. ये देखिए डीएनए, यहाँ से थोड़ा जल्दी जल्दी मैं पढ़ाऊंगी। देखिए, डीएनए डबल हेलिकल है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए? बेसिक डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बोलो बोलो, सही बोल रहे हो? वो तो ठीक है। दूसरी चीज ये है कि देखो, डीएनए मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो इसमें जो शुगर होती है वो डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है, जबकि आरएनए में जो शुगर होती है वो राइबोस शुगर होती है। ये बात कहीं नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिक डिफरेंस है ये। डीएनए, देखो नाम से ही पता चल रहा है ना बेटा, डीएनए क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, तो इसकी जो बेसिक यूनिट तो मैं बता चुकी थी, मैं बता, हाँ, इसमें जो शुगर है, शुगर कैसी होती है इसमें, विकास, पेंटोज शुगर। ठीक है, और ये जो इसमें शुगर है पेंटोज शुगर, वो कौन सी शुगर होती है, डी ऑक्सी राइबोस शुगर। देखिए बेटा, कभी भी बायो को भी ऐसे मत पढ़िएगा कि वो कोई भी सब्जेक्ट ना रटने वाला नहीं होता। पहले बात मैं आप लोग को बता दूं, बहुत जगह पे यही सारी टर्मिनोलॉजीज आपको काम आएंगी। जितने अच्छे से आपको डीएनए आरएनए समझ में आ जाएगा, उतने ही अच्छे से आपको रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इतनी बात क्लियर है? आरएनए देखो नाम से ही सजेस्ट हो रहा है क्या, राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है बेटा जी? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, इसमें जो पेंटोस, रिवाइज करो तुम लोग, ऐसा नहीं है कि तुम लोग को सब आधा पूछूंगी आप ही। ठीक है, हाँ, रिवाइज हो रहा है तुम लोग का भी। तुम लोग को तो बहुत ही ज्यादा नंबर, क्योंकि तुम्हारा डबल बार रिवाइज हो रहा है। हाँ, तो सही तो है इसका, सही है, सही है। इसमें जो शुगर पाई जाती है कौन सी पाई जाती है बेटा, राइबोस शुगर पाई जाती है। क्लियर? क्लियर है? क्लियर है विकास? तुम्हारे और दोस्त कहाँ हैं, और लोग कहाँ हैं, नहीं है? क्लियर हो रहा है बेटा सैल? टाइप इन द चैट बॉक्स। इतनी बात क्लियर हो गई? क्लियर है? देखिए, डीएनए और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज हेलिकली ट्विस्टेड हेट्रोपॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ये टर्म आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा,
लग रहा है ना, इसमें कुछ नहीं है। पहली चीज मैंने क्या बताई थी कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। शुगर कौन सी इसमें बताई मैंने, डीऑक्सीराइबोस। नाम से क्या पता चलता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो जो इसमें न्यूक्लियोटाइड पाया जाएगा वो कौन सा पाया जाएगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। क्लियर। नेक्स्ट, डीएनए इज द लार्जेस्ट बायोमोलिक्यूल। ठीक है, बायोमोलिक्यूल होता है, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट होता है। डीएनए रिप्रेजेंट्स जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड फॉर्म्स द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरिडिटी। देखिए इसका मतलब क्या है, आपके चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ध्यान से ऐसे समझिएगा, ठीक है। डीएनए क्या है हमारा, बायोमोलिक्यूल है। इतनी बात क्लियर है, बायोमोलिक्यूल है। और डीएनए के आगे ये क्या है, यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल है तो ये कहीं पे क्या कर रहा होगा, ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में क्या ट्रांसफर करता है, ऑफस्प्रिंग में इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है। इसी को हम क्या कह देते हैं, हेरिडिटी। क्लियर है। इस चैप्टर का नाम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्यों पढ़ा, क्लियर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। The length of DNA is usually defined in terms of numbers of nucleotides or nucleoside pairs or base pairs present in it। ठीक, तो मैंने बताया कि न्यूक्लियोटाइड्स किस किस चीज से मिलकर बना होता है, कृष्णकांत किस किस चीज से मिलकर बना होता है, बताइए बताइए। न्यूक्लियोटाइड्स किस किस चीज से मिलकर बना होता है। देखिए क्लास शुड बी बाय डायरेक्शनल, मजा तभी आएगा। एटलीस्ट आपको जो पहले पता था नहीं पता था उससे मतलब नहीं, जो अभी पता, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो उस टाइम आपको अपने ब्रेन के हर वायर, चक्षु, नेत्र, सारी चीजें खोल के रख। समझ में आ गया, बताओ बेटा, देख के बता रहे हो। हाँ बताओ, चलो बताओ। नाइट्रोजनस बेस। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। शुगर मैंने बता दी कौन सी होती है, फॉस्फेट बता दिया, ठीक है। आगे ये सारी चीजें देखोगे तुम लोग। जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं ना बेटा जी, जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो होते हैं ए, टी, जी, सी, ठीक है, और यू। कभी नाम सुना है इनका, नाम नहीं सुना कभी, कौन सा क्लास लास्ट, हाँ क्लास 11 बायोमोलिक्यूल। चैप्टर तो बहुत सही बताया, पढ़ा है इसको, याद नहीं है ना, चलो कोई नहीं। याद इसलिए नहीं रहता है, रीजन क्या होता है, हम लोग जिस दिन पढ़ते हैं, जब एग्जाम देते हैं तो बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और फिर उसके बाद कभी रिवाइज नहीं करते, इसलिए भूल जाते हैं, ठीक है। तो रोज का रोज रिवीजन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। देखो क्या है, ए फॉर एडेनिन, जी फॉर गुआनिन, सी फॉर नीलाक्षी, टी फॉर निशा, थायमिन, यू फॉर यूरेसिल। ये सारे क्या है हमारे, विकास, नाइट्रोजनस, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, नाइट्रोजनस बेसिस है। इतना क्लियर है बेटा, अच्छा क्या बोल रहे, हाँ समझ गए हम समझ गए, तुम्हारी भाषा लैंग्वेज समझ गए, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है कि ये क्या होते हैं, हाँ। यू इज यूरेसिल, यूरेसिल, ठीक है।
अब नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं ये यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा जरा सा, ठीक है। बहुत मजा आ रहा है तुम लोग को आज, हाँ? लग रहा है आज वाला तो सब आता है। देखो यहाँ पे ये जो नाइट्रोजनस बेसिस देख रहे हो ना बेटा, ये कहाँ पाए जाते हैं? डीएनए के अंदर के साइड में, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ए और टी के बीच में ये रूल होता है, ए और टी के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड होता है, और जी और सी के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होता है। और ये बॉन्ड्स कौन से होते हैं बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है इतनी बात? और ये जो बैकबोन होती है, ये जो बैकबोन होती है, वेरी गुड, सुगर फॉस्फेट, सुगर फॉस्फेट, इस तरीके से बैकबोन मिलकर बनी होती है, ठीक है। अब ये इसका कुछ मतलब समझ में आ रहा है? द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोटाइड पेयर्स और बेस पेयर प्रेजेंट इन इट। कुछ मतलब समझ में आ रहा है? देखो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें किसी किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए की लेंथ निकालनी है, तो हम क्या देखेंगे कि उसमें कितने नंबर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, ठीक है। अगर वो सिंगल स्ट्रैंडेड है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जैसे मान लो उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट है, तो हम देखेंगे कि उसमें न्यूक्लियोटाइड्स को कितने कितने प्रेजेंट है, वो सारे न्यूक्लियोटाइड्स काउंट करके उस डीएनए की लेंथ निकल आएगी। लेकिन जैसे कि हम लोग में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो हम लोग में जब हमने एक तरफ का पूरा न्यूक्लियोटाइड काउंट कर लिया, फिर हम इंटू टू कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि हमारा जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल होता है। क्लियर इतनी बात? देखिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। अब बैक्टीरियोफेज नोन एज पाई इंटू 174, जो बैक्टीरियोफेज होता है ये वायरस होता है, ठीक है। इसके पास, इस वाले स्ट्रेन के पास 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। जबकि बैक्टीरियोफाज लैम्डा जो वायरस होता है उसके पास कितने होते हैं? 48,502 बेस पेयर्स होते हैं। क्लियर बेटा जी? Escherichia coli के पास 4.6 into 10 to the power 6 बेस पेयर्स होते हैं। हेप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए 3.3 into 10 to the power 9 बेस पेयर होते हैं। क्लियर? स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसा मैंने बताया कि डीएनए, डीएनए क्या है? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। तो आप बताइए इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्यों कहा जा रहा है? बता सकते हैं? बताओ क्यों कहा जा रहा है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं ना, जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? तो इसीलिए क्या कहा गया? इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कह दिया गया। अगर आपने कभी आपको थोड़ा सा भी याद रिकॉल आप कर पा रहे होंगे, तो प्रोटीन को हम कह सकते हैं ना पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं ना। तो वहां पे बहुत सारे पेप्टाइड्स जुड़ के क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। क्लियर है ये बात? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स हमारे कौन कौन से होते हैं? डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, ठीक है। किससे मिलकर बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स आर कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ वन पेंटोज शुगर, बताया ना, डीऑक्सीराइबोस शुगर और राइबोस शुगर, वन साइक्लिक नाइट्रोजनस बेस एंड वन फॉस्फोरिक एसिड, ठीक। ये एक न्यूक्लियोटाइड की बात हो रही है। अच्छा, ये मत सोचना कि वन नाइट्रोजनस बेस, तब डीएनए कैसे बनेगा इतना बड़ा, है ना। एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो हमेशा उठता है, वो मैं पूछूंगी तुमसे निशा, क्योंकि तुम लोग को पढ़ा चुकी हूँ। मेरे को बताना व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन, और इन लोग को खड़े होके बताना थोड़ा तेज से, न्यूक्लियोटाइड
and nucleoside difference. आज ऐसा करते हैं, आज ब्रीफिंग दे देंगे, ठीक है, क्योंकि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल की पढ़ा दे, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन जैसा तुम लोग बताओ। नहीं बताओ, जल्दी से करेगी, याद है कि नहीं पहले ये बता दो, टाइम मत वेस्ट करना, याद है कि नहीं? क्लियर, छोड़ो, किसको पता है? चलो तुम तेज से खड़े होके बताना। न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस है और पेंटोज शुगर है, और पेंटोज शुगर में नाइट्रोजन बेस। अरे भैया फॉस्फेट इसमें शुगर होती है और नाइट्रोजन बेस होता है, नहीं। वेरी गुड। देखो ये हमेशा पूछा जाता है, हो सकता है आपके एग्जाम में भी कभी भी आ जाए, ठीक है। दो टर्म होते हैं न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड्स जो है हमारे इसमें भी पाया जाता है, ठीक है। अब न्यूक्लियोसाइड एक टर्म होता है जो इसी से निकल के आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, मतलब होता क्या है। तो इसमें नाइट्रोजनस बेस होते हैं और हमारा शुगर होती है। ये लिख लीजिएगा कहीं पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितनी चीजें मैं लिखती हूँ वो देख के मत ये सोचिएगा कि वो ऐसे ही है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें लिखी जाती हैं यहाँ पे। माइनस फॉस्फेट, ठीक है। अगर ये आपको वैसे ना याद रहे तो तभी आप, जैसे ये होते हैं ना कोरिलेशन करके पढ़ना, इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एन से याद रहेगा नाइट्रोजनस बेसिस, एस से याद रहेगा शुगर। क्लियर है? क्लियर है इतनी बात? एन फॉर नाइट्रोजनस बेसिस हो गया और एस फॉर शुगर हो गया। क्लियर? क्लियर है बेटा? पेंटो शुगर, देखिए ये फॉर्मूला डायरेक्टली नीट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसमें डायरेक्टली ये क्वेश्चन आया है कि डीऑक्सीराइबोस शुगर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो ये आपको यहाँ से रट लेना है और इसको कहीं नोट डाउन भी कर लीजिए। पेंटोज शुगर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोटाइड्स आर ऑफ टू टाइप्स। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर पाई जाती है और आरएनए में राइबोस शुगर, और इनके फॉर्मूलाज नोट कर लीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। हो गया? यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो पेंटोज शुगर होती है दो फॉर्म्स में रहती है, या तो पेंटागन या फ्यूरेनेस फॉर्म में, विच कंटेन 4 कार्बन। देखिए यहाँ पे 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन इन द रिंग। द फिफ्थ कार्बन लाइज आउटसाइड द रिंग, ठीक, ये वाली फिफ्थ वाली आउटसाइड द रिंग पाई जा रही, ठीक है। और देखिए ये जो चीज मैंने आपको बोली थी ना अभी थोड़ी देर पहले कि वाई वाई RNA has not taken as genetic material, क्यों नहीं लिया गया? बिकॉज ऑफ दिस OH, ठीक है। 2 प्राइम पे है, दिख रहा है, जबकि यहाँ पर देखो डीएनए में जो हमारी शुगर होगी उसमें यहाँ पर क्या है, H है, और OH ग्रुप जो होता है हमारा वो हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। इसीलिए RNA भी क्या होगा हमारा, हाईली रिएक्टिव होगा। डन है? देखिए ये जनरल चीज है, इन डीऑक्सीराइबोस शुगर
हाइड्रो, ये क्या है, जैसे आप स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा आपके दिमाग में रहेंगे तो इससे जब आप आगे रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारी चीजें पढ़ोगे तो थोड़ी सी चीजें क्लियर रहती हैं। ऐसा नहीं कि आपको पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे रटना है, ठीक है। बस ये है कि ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो देखिए डीऑक्सीराइबोस शुगर में क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है फाउंड ओनली ऑन कार्बन नंबर 1, 3 एंड 5। दिख रहा है ना, 1, 3, 5, ठीक, क्लियर है। पूछूंगी भी अभी क्वेश्चन थोड़ी देर बाद, इसमें से पूछूंगी जितना बता दिया है। इन डीऑक्सीराइबोस सुगर 2' कार्बन एटम इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन, ठीक है। ये तो आगे चीज बता चुके हैं हम। फिर इन राइबोस सुगर में क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप फाउंड ऑन कार्बन नंबर 1, 2, 3, 5। देखिए यहीं से याद हो गया डिफरेंस क्या आया। मान लीजिए क्वेश्चन बना ही दे, नीट वालों का क्या भरोसा, क्वेश्चन बना सकते हैं, बना दे तो बताइए। देखिए 135 से याद रखिएगा, थोड़ा सा कोरिलेट करके लिख सकते हैं ऐसे। डीएनए में जो शुगर थी, डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक है, OH ग्रुप। अब ऐसा नहीं कि 135 भी तुम लोग भी नोट डाउन ऐसे कर लेना, ये मैं याद करने के लिए लिखवा रही हूँ, ठीक है। याद हो गया, 1', 3', 5', याद हो गया, ठीक। और आरएनए का इस तरीके से याद रहेगा, क्योंकि 2' पे तो OH ग्रुप रहता है, ये याद ही रहेगा, याद ही रहेगा, क्योंकि इसी वजह से ये हाईली रिएक्टिव होता है। और 135 याद रहेगा, क्लियर है। भूलोगे, भूलोगे 1', 3', 5', क्लियर है इतनी बात, आगे बढ़े। हाँ देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, आगे मैंने आपको थोड़ा सा चीजें इसमें बताई थी। अभी तक हम बात कर चुके हैं डीएनए के बारे में, ठीक है। डीएनए के बाद हमने बात कर ली डीऑक्सीराइबोस शुगर की और राइबोस शुगर की, ठीक है। नाउ कम ऑन द नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस मैंने क्या बताए थे, वैसे तो 5 होते हैं लेकिन इनको मेन 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक प्यूरिन में और एक पिरिमिडिन, क्लियर। प्यूरिन में कौन कौन से होते हैं हमारे, एडेनिन ग्वानिन होते हैं, और पिरिमिडिन में होते हैं हमारे, कट से याद रखिएगा, C फॉर साइटोसिन, U फॉर यूरेसिल, T फॉर थाइम, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है, दे आर नाइट्रोजन, नाइट्रोजनस बेसिस क्यों कह रहे हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए कहीं, ऐसे नोट डाउन करिएगा, नाइट्रोजनस। तुम लोग ने भी जो चीज नोट डाउन नहीं की होगी उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, डन है, डन है बेटा, ठीक। कितने टाइप के होते हैं मैंने क्या बताया, फर्स्ट प्यूरिन, सेकंड पिरामिडिन, पिरिमिडिन, ठीक है। प्यूरिन कौन कौन से होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडिन से याद रखना, ये मैं याद रखने के लिए बोल रही हूँ, ये नहीं कि कोई पूछेगा तो बोल देना कि कट होता है, पता चला। वही मैं बताती हूँ ना कि मेरी मामी की लड़की पढ़ती थी बॉम्बे में, तो मैंने उससे पूछा कि सेल क्या होता है, हाँ सेल, सेल ही पूछा था ना, नहीं साइटोप्लाज्म पूछा था। तो उसकी टीचर ने एग्जाम्पल देके पढ़ाया था कि साइटोप्लाज्म ब्लड की तरह होता है, पूरी बॉडी में फैला होता है, वैसे ही सेल में साइटोप्लाज्म है। तो वो बोलती है कि बोले तो खून होता है साइटोप्लाज्म तो उस तरीके से नहीं कि कट होता है। साइटोसिन हो गया, यूरेसिल हो गया, और थायमिन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो याद रखने वाली बात है बेटा, वो क्या है, प्यूरिन हमेशा डबल रिंग रहता है,
ये बहुत ही ज्यादा याद रखने वाली बात रहेगी क्योंकि पूछा भी जा सकता है। और पिरिमिडिन हमेशा सिंगल रिंग साइक्लिक कंपाउंड होता है। ठीक है, ठीक, डन है, ठीक। आप इसके बारे में, प्यूरिन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लीजिए। यहाँ से चाहिए तो लिख लीजिएगा इसको ऐसे। प्यूरिन्स आर 9 मेंबर्ड, 9 मेंबर्ड डाइसाइक्लिक। डाइसाइक्लिक मतलब कृष्णकांत, डाइसाइक्लिक मतलब 2 साइकिल्स, वेरी गुड। और डबल रिंग, डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस है, नाइट्रोजनस बेसिस है। ठीक है, वेयर द 2 रिंग्स आर जॉइंड एट 4th and 5th पोजीशन। ये देख सकते हो, इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, हाँ ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि नाइट्रोजन ये हमारा 1379 पोजीशन पे पाया जाता है। पोजीशन सारा रिवाइज कर लो तुम लोग, और पीछे का और रिवाइज कर लो। क्वेश्चन तुम ही लोग से पूछेंगे है। हाँ, थोड़ा तेज बोलो। मेंबर्ड मतलब भाई देखो, तुम क्या हो, घर के मेंबर हो कि नहीं हो? 9 मेंबर्ड मतलब होता है तुम कितने मेंबर हो घर में? 5 मेंबर हो ना, तो तुम्हारी फैमिली जो है 5 मेंबर्ड फैमिली बोली जाएगी। समझ गई? तो वो बताया जा रहा है कि जो प्यूरिन होता है वो 9 मेंबर्ड, मतलब कि 9 जो है उसमें क्या पाए जा रहे हैं, ग्रुप्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, अब क्लियर है? देखो यहाँ से और क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये डबल रिंग है, एडेनिन दिख रहा है, डबल रिंग दिख रहा है, ग्वानिन डबल रिंग दिख रहा है। ये चीज लिख लो कहीं पे, बहुत इंपॉर्टेंट। ये दोनों ही डीएनए आरएनए दोनों में पाए जाते हैं। एडेनिन ग्वानिन ऐसे लिखना, बोथ आर प्रेजेंट। अभी तुम लोग इसी में कंफ्यूज करोगे और तुम ही लोगों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछूंगी क्योंकि तुम लोग का रिवीजन बहुत बार हो गया है। डीएनए आरएनए, तुम ही दोनों मेरे घेरे में रहोगे। डीएनए आरएनए, ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूटेड पिरिमिडिन। देखिए आ गया ना कट। दे आर 6 मेंबर्ड, देखो वहां पे 9 मेंबर था, अब यहाँ पे 6 मेंबर्ड कैसे होगा? कॉमन सेंस यूज करके बताओ विकास, कॉमन सेंस। क्यों होगा 6 मेंबर्ड ही क्यों है? वो तो 9 मेंबर था। भाई यहाँ पे साइकिल भी तो कम है ना, सिंगल साइकिल की तो होगा, तो मेंबर्स भी कम हो जाएंगे, है कि नहीं? क्लियर है? 6 मेंबर्ड, इसके आगे बस ऐसे लिख लेना, 6 मेंबर्ड मोनोसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक देखो नाम से आधी चीजें कभी रटनी हमें होती ही नहीं है, आधी चीजें तो ऐसे ही पता चलती हैं। मोनोसाइक्लिक और सिंगल रिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ पे कहाँ होती है? फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन, और ये तो आप नोट ही कर चुके होंगे। ठीक है, आगे बढ़े। और जो नोट्स में आप लोगों के कल से देखूंगी, 3 4 कलर के पेन खरीद लीजिएगा। उससे क्या होगा कि जब आप अपने नोट्स पढ़ेंगे तो आपको खुद से अच्छा लगेगा। ठीक है, कितने लोग इसमें से नीट के लिए हैं? सीरियस नीट के लिए, सीरियस नीट एस्पिरेंट आई वांट टू नो। और तुम नहीं हो? तुम नहीं हो? तुम्हारा क्या है, 12th? अच्छा, नीट नहीं करना है, क्या करना है? लॉ करना है, अच्छा। हम्म, अच्छा। डॉक्टर्स की तो बहुत ज्यादा जरूरत है, अच्छे डॉक्टर्स की। नीट वाले रिलेट कर पाएंगे। हाँ, नीट वाले रिलेट कर पाएंगे। हाँ सही बात है।
लॉ करके क्या बना, पीसीएस जी जज, समझ गए क्या? देखो, इससे पहले मैंने क्या क्या बताया था कि डीएनए आरएनए में कौन से जो है, जो दो बेसिस हैं वो कॉमन है, एडेनिन ग्वानिन, साइटोसिन भी कॉमन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, थायमिन केवल हमारा किस में पाया जाएगा, दिस इज द बिग डिफरेंस। अगर आपको याद होगा, कोई है जिसको याद हो कि थायमिन की जगह आरएनए में क्या पाया जाता है? वेरी गुड। देखिए, डीएनए में बस यही एक चेंज, एक और डिफरेंस आ गया यहाँ से, डीएनए में थायमिन पाया जा रहा है, ठीक है। देखिए, बायो तो मैं आपको पूरा कवर करा, बस जरूरत होगी आप लोगों की कि आप लोग रोज का रोज जाके रिवीजन करिए नीट वाले, ठीक है। और अभी से अगर रिवीजन करोगे तो तुम लोग के लिए इसलिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी जब रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन चीजें क्या होती है ना, पाइलअप होती जाती है। और जब हम सोचते हैं ना कि हम आज तो इतना ही पढ़ाया गया है, फिर हम कल कवर कर लेंगे, फिर परसों कवर कर लेंगे, होती नहीं है चीज। जितना रोज का रोज आप हमारे साथ चलोगे, उतना जल्दी सिलेबस भी कवर होगा, उतने अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा, उतने अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात? हाँ, आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, इसकी जगह थायमिन की जगह, आरएनए में इसकी जगह यूरेसिल पाया जाता है। देखिए, लिखा भी है यूरेसिल अकर इन ओनली राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। एक पॉइंट यहाँ से लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5 मिथाइल यूरेसिल इज अनदर नेम फॉर थायमिन। ये पॉइंट नोट डाउन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये, 5 मिथाइल यूरेसिल, राइट, 5 मिथाइल यूरेसिल, इसको हम थायमिन भी बोलते हैं। कभी भी ये क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है, ठीक है। डन। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये देखिए, ये हमारा आरएनए है, ठीक है। आरएनए क्या होता है हमारा? सिंगल स्ट्रैंडेड। डीएनए कैसा होता है हमारा? डबल स्ट्रैंडेड। मैंने क्या बताया यहाँ, ये क्या है हमारे? न्यूक्लियो बेसिस है, ठीक। न्यूक्लियो बेसिस मतलब, बेसिस मतलब, बताओ जल्दी जल्दी, नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। अरे भाई, ये होगा नहीं, AUGC, इस तरीके से ये जो दिख रहे हैं स्ट्रैंड्स, ये क्या है? ये हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए। क्लियर है इतनी बात? क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही है? नाम, नाम बताओ अपना, तुम्ही से पूछ रहे हैं सबसे लास्ट। सॉरी, बताओ क्लियर है कि नहीं? ठीक है। और ये देखिए, ये यहाँ पे ये डीएनए का है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, बता दिया, ठीक है। ये क्या है हमारा? AT से जुड़ा होगा, GC से, ATGC ऐसे होगा। अब ये देखिए, यहाँ पर आरएनए में पाए जाने वाले बेसिस, वही सेम चीज जो मैंने अभी आपको लिखवाई थी, वही यहाँ पे डायग्राम में नोट डाउन है, ठीक है। आरएनए में पाए जाने वाले बेसिस कौन से होंगे? सौम्या के बगल में बताओ जल्दी बेटा, आरएनए में पाए जाने वाले बेसिस, जल्दी जल्दी बताओ बेटा। बताइए जल्दी, कितने लोगों को पता है वो हाथ खड़ा कर दे। मैंने क्या बोला? दिमाग के वायर, चक्षु, नेत्र, केंद्र सब खोल के रखना है यहाँ पे। साइडों से, बस, सिंपल तो है। इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि आगे अभी एंजाइम शुरू होंगे, ठीक है।
तो जितनी चीजें यहाँ से क्लियर करते आप लोग चलेंगे ना बेटा, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और मैं पूछने का मतलब मेरा ये नहीं है कि यहाँ पे मैं पूछ रही हूँ कि आपको, पूछने से ये होता है बच्चा सही से इन्वॉल्व होता है, ठीक है। होता क्या है, नहीं तो आप लोग 1-2 मिनट के लिए क्लासेस में क्या होता है, नहीं तो वहां पे भी तो पढ़ाया जाता ही है ना, हम पढ़ते हैं ही, लेकिन हमारा दिमाग इधर उधर जाता है। तो वो सुना होगा ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वही क्लास में भी एप्लीकेबल होता है, ठीक। साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन, ठीक, ये किस में पाए जाते हैं, हमारे डीएनए के न्यूक्लियोबेसिस हैं, ठीक है। और ये जो ग्रे कलर की दिख रही है, ये क्या है, बैकबोन है, स्ट्रक्चरल बैकबोन है। इसमें क्या होगा, सुगर फॉस्फेट, सुगर फॉस्फेट, सुगर फॉस्फेट। डन है इतना विकास। Phosphoric acid. It is chemically H3PO4 or PO4 provides the final covalent bond that connects sugar in the series. ठीक है। फॉस्फेट से क्या होता है, जो H3PO4 मैंने बताया था, अभी तक मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताई हूँ कि डीएनए में हमारा न्यूक्लियोटाइड होता है, अगर इसको सम अप करें, और उसमें क्या 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 चीजें होती हैं, नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, जिसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया, हमने शुगर के बारे में डिटेल में पढ़ लिया। अब हम आए फॉस्फेट पर, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और फॉस्फेट जो है प्रोवाइड्स द फाइनल कोवलेंट बॉन्ड, मतलब कि कोवलेंट बॉन्ड कौन कौन से होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड हो गया और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हो गया। जिन बॉन्ड्स को ब्रेक करने में बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, उनको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। और दो तरीके, एक और नॉन कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स कौन से होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, नॉन कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पता है किसी को कि कोवलेंट बॉन्ड कौन सा है, अभी मैंने बोला था थोड़ी देर पहले, फॉस्फोएस्टर होता है। अगर जब दो फॉस्फेट और जुड़ जाते हैं तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा भी है, द बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड इज द चेन ऑफ अल्टरनेटिंग फॉस्फेट सुगर, फॉस्फेट सुगर सेम चीज। ये है हमारा फॉस्फेट का फॉर्मूला, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड्स मैंने आगे बता दिया था क्या होता है, अब आप लोग बताएंगे। सॉरी, न्यूक्लियोसाइड देख के नहीं, देख के नहीं बेटा, देखो मैं बहुत इजीली, कुछ इसमें है नहीं, तुम्हें याद है, बस PO4 नहीं होता है। देखो मैंने क्या बोला था, कैसे याद करना है, भूल जाते हैं बहुत बार, मैक्सिमम भूल जाते हैं न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड में टर्म्स क्या आ रहे हैं, न्यूक्लियो मतलब नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। और साइड, एस टर्म भी आ रहा है, देखो एस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उससे सुगर हो गया, क्लियर है। अब देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली बात तो इसमें क्या है, इन प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एक मिनट, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज established between first carbon atom of pentose sugar and ninth nitrogen atom of purine, ठीक है। देखो यहाँ पे आधी चीज तो इसी तरीके से क्लियर हो जाती है कि प्यूरिन हमारा डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, 9 मेंबर स्ट्रक्चर था, ठीक है। अब इसका जो 9th वाला नाइट्रोजन होता है, ये देखो यहाँ पे, ये है ना एडेनिन का, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। 9th वाला जो नाइट्रोजन है वो किससे बना रहा है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, हमारा कार्बन नंबर फर्स्ट से, ठीक है। 9th वाला जो ग्वानिन का जो हमारा नाइट्रोजन है वो किससे बना रहा है बॉन्ड, कार्बन नंबर फर्स्ट से, क्लियर है इतनी बात। जिसको नहीं दिख रहा है जूम करके दिखा देते हैं, ये देखो दिख रहा है, प्यूरिन है, प्यूरिन हमारे एडेनिन या ग्वानिन होते हैं, ठीक है। अब ये क्या है हमारा, ये हमारा पेंटोज सुगर है, ठीक है। कार्बन का नंबर 1, ठीक, नंबर 1, जब हमारे प्यूरिन के एडेनिन या ग्वानिन के नाइट्रोजन 9 से जुड़ता है तो वो क्या बनाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी क्या पता चलता है कि जब हमारा नाइट्रोजनस बेस सुगर से जुड़ता है तो वो क्या बनाता है, क्या बना के जुड़ता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इतनी बात क्लियर है।
शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है वो होता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में जो बॉन्ड होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट डाउन किया है कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पे क्वेश्चन बना के दे सकते हैं, ठीक है। और इसके सारे क्वेश्चंस ये मान के चलिए, अभी मैं कोशिश करूंगी कि इसके सारे क्वेश्चन आपको साथ साथ में थोड़े बहुत कराते चले, ठीक है। अब डिपेंड आप पे करता है कि हम हलवा खिलाएंगे तो आप कितना खाना चाहते हैं, ठीक है। बेटा सेल समझ में आ रहा है? टाइप करो चैट बॉक्स में, जूमिंग कर दे। एक का बना लो, एक का ही बहुत है, ठीक है। ओके बेटा, आगे चले। देखिए, वो तो प्यूरिन का केस हो गया था, अब पिरिमिडिन का केस है। जाहिर सी बात है, नाइट्रोजनस बेसिस हैं तो वो किससे बना रहे थे बॉन्ड? वहां पे शुगर से बना रहे थे, ठीक। कौन सा बॉन्ड बना रहे थे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहे थे, ठीक है। तो वो प्यूरिन के साथ केस था। अब पिरिमिडिन, पिरिमिडिन भी तो बेसिस है, तो इनके साथ भी तो बॉन्ड तो वही बनेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही, लेकिन पोजीशंस चेंज हो जाएंगी। पोजीशंस कैसे कैसे चेंज हुई? कार्बन नंबर फर्स्ट ही है, लेकिन नाइट्रोजन नंबर चेंज हो गया। द ओनली चेंज ओवर हेयर, देखिए वहां पे क्या था? प्यूरिन के केस में ध्यान से देखिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा, N9 था वहां पे। प्यूरिन के केस में कार्बन नंबर 1 था फॉस्फेट, उसका सॉरी सुगर का, पेंटोस सुगर का। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। बॉन्ड कौन सा है? ये देखिए, यहाँ पे देखिए ध्यान से सौम्या, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन नंबर 1 सेम चीज रहेगी, लेकिन नाइट्रोजन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है बेटा। केस क्या है? पिरिमिडिन, ठीक है। बॉन्ड कौन सा होगा? ग्लाइकोसिडिक। क्लियर? क्लियर है? डिपेंडिंग अपॉन द पेंटोज सुगर इन्वॉल्व, न्यूक्लियोसाइड्स आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। मतलब राइबोन वही सेम चीज है। ये बताया जा रहा है कि न्यूक्लियोसाइड मैंने बताया था नाइट्रोजनस बेस और सुगर, ये बस समझने भर के लिए है। यहाँ पे ध्यान से समझिए कि न्यूक्लियोसाइड मतलब वहां पे फॉस्फेट ग्रुप नहीं है। इतनी बात क्लियर है? तो ये कह रहे हैं कि अगर डीएनए का केस है तो उसमें पाए जाने वाले न्यूक्लियोसाइड्स को क्या कहेंगे, अगर आरएनए का केस है तो उसमें पाए जाने वाले न्यूक्लियोसाइड्स को क्या कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे जाहिर सी बात है, डीएनए है तो डीऑक्सी तो ऐड हो ही जाएगा, ठीक है। क्लियर है? सॉरी, डीऑक्सी तो ऐड हो ही जाएगा, ठीक। डीऑक्सी एडिनोसिन हो गया, गुआनोसिन हो गया, साइटिडिन हो गया, ठीक है विकास। और यहाँ पे
भाई राइबोज है, डीऑक्सी तो है नहीं, तो एडिनोसिन हो गया, ग्वानोसिन हो गया, साइटिडिन हो गया, यूरिडिन हो गया। ये सारे क्या है? न्यूक्लियोसाइड्स इन द डीएनए एंड आरएनए। क्लियर? क्लियर कृष्णकांत? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था। अच्छा, नाम से क्या पता चल रहा है, बता सकते हो कोई? ह्यूमन के जीन्स के बारे में, हाँ इतना तो ठीक है। और कोई प्रोजेक्ट है ह्यूमन के जीन्स के बारे में? मतलब कि ह्यूमन के जीनोम, मतलब जो मैंने बताया था कि ना, कि स्टार्टिंग में कि अगर किसी डीएनए के पूरे लेंथ को पता करना है तो हम सारे के उनके पूरे बेसिस को काउंट करेंगे, और अगर डबल हेलिकल है तो इंटू 2 कर देंगे। ठीक है? तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या किया गया, यहाँ पे सिंगल सेल के पास और पूरे इंटायर ऑर्गेनिज्म के पास जो पूरा हमारा जीन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? जीनोम। और उनके जब सीक्वेंस को पता लगाया गया, और ह्यूमन का जीनोम था तो उसी को क्या बोला गया? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। क्लियर है इतनी बात? ये देखिए, जीनोम द कंप्लीटेड सेट ऑफ डीएनए विद इन अ सिंगल सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक? सिंगल सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म के कंप्लीटेड सेट को हम क्या बोलते हैं? जीनोम बोलते हैं। अच्छा, जीनोम है तो इसकी स्टडी को जीनोमिक्स बोल दिया जाएगा। तो वैसे ही अगर प्रोटीन की स्टडी को क्या बोला जाएगा? प्रोटीन की स्टडी को क्या बोल सकते हैं? कॉमन सेंस, प्रोटियोमिक्स। ठीक? प्रोटियोमिक्स ऐसे ही पढ़ा जाता है, इंटरेस्ट से ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है? जब तुम लोग अभी आगे चीजें, होता क्या है ना, हम लोग सोचते हैं कि हर एक चीज रट ले। बायो दिमाग में बैठा दिया गया है कि रटने वाला सब्जेक्ट है, तो कोई भी चीज रटोगे ना तो कभी नहीं समझ में आएगी। तो रटने वाली चीजें होती हैं, ऐसा नहीं नहीं होती हैं, वो रिवीजन से हो जाती है। एक बार में अगर रटने की कोशिश करोगे तो जिंदगी में नहीं याद होगी कोई चीज, वो मल्टीपल रिवीजन से आ जाती है। ठीक है? बेसिकली क्या होती है, हमें चीजें कोरिलेट करनी होती है। जैसे अब यहाँ पे अगर आपने डीएनए आरएनए को अच्छे से समझ लिया तो आपकी बहुत सारी चीजें, रेप्लिकेशन आप तुरंत समझ लोगे, वहां पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ट्रांसक्रिप्शन आप तुरंत समझ लोगे, वहां प्रॉब्लम नहीं आएगी। ट्रांसलेशन समझ लोगे, बायोमोलिक्यूल समझ में आ जाएगा, सेल की आधी चीजें समझ, सेल डिवीजन समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताइए। अगर डीएनए क्लियर नहीं होगा तो सेल साइकिल में क्रोमोसोम और उसका डिवीजन कैसे क्लियर होगा? है कि नहीं? देखिए कितना सुंदर डायग्राम। The Human Genome Project is an international project with the goal of determining the sequence of human DNA, right? मतलब कि ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। जाहिर सी बात है ना कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट था तो ये तो है नहीं कि बहुत ज्यादा कॉस्ट आई थी इसको करने में। भाई, हमारा जो डीएनए है वो इतना बड़ा है कि ऐसा तो नहीं कि वो नेशनल प्रोजेक्ट पे काम हो गया। तो वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था विद द गोल ऑफ क्या? डिटरमाइनिंग द डेटा। इसको कहीं पे नोट डाउन कर सकते हो? क्या था? इंटरनेशनल, सॉरी, इंटर, क्या ये हो रहा है? इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। ठीक है? डिटरमाइन क्या करता है बेटा? ये सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन डीएनए, क्योंकि ह्यूमन की बात हो रही है। क्यों विकास? ठीक है? और सीक्वेंस, जीनोम, डीएनए, जीन है यहाँ पर। ठीक है? identifying and mapping all of the genes of human genome from both physical and functional standpoint। ठीक है? मतलब क्या कर रहा है यहाँ पे? आइडेंटिफाई करते हैं हम, और मैप करते हैं पूरे जीन को। जितना भी ह्यूमन जीनोम का जीन होता है सबको क्या करते हैं? मैप करते हैं फ्रॉम बोथ फिजिकल एंड फंक्शनल एंड स्टैंड पॉइंट। इतना ही नोट डाउन करिए, अभी आगे डिटेल में पढ़ा दूंगी ना। ठीक है? इतना ही नोट डाउन करिए, बस हो गया ना? इतना हो गया ना? हाँ तो बस ठीक है। Chromosome is a chain of DNA wrapped in a proteinaceous pellicle. DNA consists of a series of nucleosomes. क्रोमोसोम्स, अच्छा क्रोमैटिन क्या होता है पता है?
क्रोमोसोम तो हम बाद में पढ़ेंगे। हाँ, थ्रेड लाइन स्ट्रक्चर, डीएनए जो हमें पढ़नी होती है मेन चीज, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है वो ठीक है। डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। प्रोटीन्स कौन सी होती है हमारी इसमें, हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। जब यही बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है आगे मेटाफेज में चल के सेल साइकिल के स्टेज में, तो इसी को हम क्रोमोसोम कह देते हैं, ठीक। इज अ चेन ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम क्या होता है, चेन ऑफ डीएनए, क्योंकि सेम चीज हो गई लगभग, लेकिन ये क्या है, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ जीन है, कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन होता है, कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन मेटाफेज स्टेट में होता है ये क्रोमोसोम, ठीक है। ठीक, डन है। डीएनए कंसिस्ट, बस डीएनए कंसिस्ट ऑफ अ लीनियर सीरीज ऑफ न्यूक्लियोसोम्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोसोम के मतलब डीएनए के पास क्या होता है, न्यूक्लियोसोम की सीरीज होती है। न्यूक्लियोसोम में क्या क्या चीजें थी बताओ। न्यूक्लियोसोम में क्या होता है, हिस्टोन के 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। 8, आगे सारी चीजें बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, A nucleosome consists of a group of protein molecule। कौन सी प्रोटीन होती है, 8 molecules of histone protein wrapped around the twice of DNA। समझ में आ रहा है विकास, क्या समझ में आया इससे बताओ। देखो यहाँ पे बस इतनी सी समझने की बात है कि क्रोमोसोम क्या है हमारा, क्रोमोसोम है हमारा चेन ऑफ डीएनए, चेन ऑफ डीएनए wrapped in wrapped in प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कौन सी है हमारी, हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन है। डीएनए कंसिस्ट आ लीनियर सीरीज ऑफ न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम इसका सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियोसोम ऐसे होता है, देखो न्यूक्लियोसोम क्या होता है, न्यूक्लियोसोम प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स कौन सी है हमारी, हिस्टोन, ठीक है। 8 मॉलिक्यूल्स, 8 मॉलिक्यूल्स इसके होते हैं प्लस डीएनए, ठीक है। ये अभी हम आगे जो है थोड़ा सा ब्रॉड उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। इतना आज का सभी चीज को क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन, नोट डाउन हो गया, कंफ्यूजन कहीं पे, सॉरी। बेटा आज की क्लास यहीं पे ओवर हो रही है, आगे का कल कंटिन्यू करेंगे।